वेलकम। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे आज वो कक्षा 12वां का है आपका सेट नंबर 4 हिंदी HE। ठीक है, वो ये JCERT द्वारा रिलीज़ किया गया मॉडल पेपर जो फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो सामान्य निर्देश दिया हुआ ये आप तो समझ ही गए होंगे। अभी तक 4 सेट हो गया, 3 सेट हो गया आपका क्लियर। अगर तीनों सेट आप नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के ऊपर, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें ध्यानपूर्वक और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है कि इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने के साधन है। जो जितना भी धर्म है वो एक ही ईश्वर तक पहुंचाने के साधन है। अलग अलग रास्तों पर चलकर भी हम एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। इसमें किसी को दुख ही नहीं होना चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। दूसरे धर्म के प्रति समभाव रखने से धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है। हमारी धर्म के प्रति अंधता मिटती है। हम इससे हमारे प्रेम अधिक ज्ञानमय और पवित्र बनता है। यह बात लगभग असंभव है कि इस पृथ्वी पर कभी भी एक धर्म रहा होगा या हो सकेगा। यही कारण है कि लेखक विविध धर्मों में ऐसे तत्व को खोजने का प्रयास करता है जो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के माध्यम सहनशीलता की भावना को विकसित करता है। ठीक है, इसको आप लोग हम लोग पढ़ लिए। अब इसका सही आंसर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। धर्म किस तक पहुंचाने का साधन है? तो धर्म देखिए जो पहुंचाने का साधन यहाँ पे कह दिया कि सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर, किसके तक पहुंचाने का साधन है? ईश्वर तक। तो ईश्वर है आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए। 2 में दिया हुआ है कि धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है। तो धर्म के प्रति देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है। सो कि धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है, तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए सभी धर्मों के प्रति समान भाव से, सभी धर्मों के प्रति समान भाव से हमारे धर्म के प्रति अंधता मिटती है। तो सभी धर्मों के प्रति समान भाव से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में दिया हुआ है कि धर्म का क्षेत्र कैसे व्यापक बनता है। तो धर्म का क्षेत्र जो व्यापक बनेगा वो कैसे बनता है? तो धर्म का क्षेत्र जो व्यापक बनता है, अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रति समभाव रखने से धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है। दूसरे धर्मों के, ठीक है ना, दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 4 देखते हैं हम लोग। 4 में दिया हुआ कि लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्व की खोज करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ साफ हम लोग गद्यांश पढ़े थे, उसमें दिया हुआ था कि जो सभी सहनशीलता की भावना विकसित करता है। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे कि इस फिर से आपका गद्यांश पद्यांश दिया हुआ, इस पद्यांश को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 से लेकर 8 के बीच हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा कि जब कभी मछेरे को फेंका हुआ फैला जाल समेटते हुए देखता हूँ तो अपना सिमटता हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और उसके बाद इसका सही विकल्प आप दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मछेरे द्वारा फेंके हुए जाल को समेटते हुए देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो कवि को देखकर जो याद आता है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है शव। ठीक है, शव की। देखिए यहाँ पे आप जब यहाँ पे लिखा हुआ था इसका सही आंसर यहाँ पे देखिए किसकी याद आती है? शव, है ना। यहाँ पे शव आद हो आता है, यहाँ पे मिल गया आपका आंसर। चलिए सब आपका ऑप्शन नंबर C सही हो गया। पहले शव की परिस्थिति में समाहित था। तो पहले शव की परिस्थिति में समाहित था, क्या है? तो क्या क्या समाहित था? यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है समाज, गांव और परिवार, है ना। इसमें से देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है समाज, गाँव और परिवार, मतलब ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां में दिया हुआ है कि मनुष्य दिन पर दिन होता जा रहा है। तो मनुष्य दिन पर दिन क्या होता जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। ठीक है, आत्म केंद्रित होता जा रहा है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केंद्रित होता जा रहा है। ठीक है, आत्म केंद्रित होता जा रहा है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए कि मछेरे का परिभाषित शब्द क्या होगा? मछुआरा। ठीक है, मछली मारने वाले को मछेरा या मछुआरा कहा जाता है, इसका परिभाषित शब्द हो जाएगा मछुआरा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 में दिया हुआ है कि खंड खा अभिव्यक्ति और माध्यम। देखिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन संचार का प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। तो एक तत्व नहीं है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा संपादन। ठीक है, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? तो कक्षा में जो भी चर्चा या विचार विमर्श होता है वो आपका हो जाएगा
सामूहिक संचार, ठीक है। हम लोग कक्षा में समूह में बैठे हुए होते हैं ना, बात करते हैं तो सामूहिक संचार हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? तो जनसंचार का प्रमुख कार्य नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपादन करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां दिया हुआ कि भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष। देखिए ये क्वेश्चन तीनों सेट में पूछा गया है, 3 सेट में अभी तक अपलोड किए, 3 में से 2 तो पूछ दिया था, 2 में, तीसरा में भी है, ठीक है, चौथा में भी है। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन हो भी सकता है, ठीक है। तो कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको पता ही होगा 1780, है ना। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम था? तो प्रथम हिंदी अखबार जो छपा हुआ था भारत में वो था उदंत मार्तंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी? तो ये जो गठन किया गया था वो था 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करता है? तो प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करता है। प्रिंट मीडिया किसको कहते हैं? पेपर, जो हम लोग अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ सकते हैं। जो आपका पेपर मिलता है, अखबार मिलता है, उसको आप लोग न्यूज़पेपर रख के भी पढ़ सकते हैं। इसकी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में भी पढ़ सकते हैं, सभी हम लोग करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 16वां में दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है? तो यह है जीवन शैली फीचर। निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है? तो संपादक का कार्य कौन सा नहीं है? तो क्षेत्र में खबरें इकट्ठा करना, क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए 18वां देखिए। 18वां दिया निम्नलिखित में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है? तो अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता जो है यहाँ पे देखिए सभी होगा, ये जितना भी दिया हुआ है इसको पढ़िएगा आप ध्यान से, देखिए सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए खंड गा देखिए कि पाठ्य पुस्तक से आपके बुक से आ गया है और 19 से 22 तक का जवाब देना है। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसा या 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। ये जो दिया हुआ है आपके बुक से लिया गया है, ठीक है, ये जो लिया गया है पैराग्राफ ध्यान से लिया गया है, बुक से लिया गया है। अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि 19वां क्वेश्चन कहता है कि किस चीज़ के लिए लोग दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं? तो किस चीज़ के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं? तो 25 पैसा के लिए भी, चाय के लिए भी, रोटी के लिए भी, मतलब ये सभी हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो ये जो कविता से लिया गया है वो है एक कम से, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि काव्यांश में कवि ने किन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है? तो किन के प्रति सहानुभूति प्रकट किया है? तो वो जो किया है धोखेबाज के प्रति, ठीक। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की आज़ादी के बाद लोग विभिन्न तरीके अपनाकर क्या बन गए? तो विभिन्न तरीके अपनाकर लोग माला माल बन गए, आत्मनिर्भर बन गए, गतिशील बन गए, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां में दिया हुआ कि वसंत आया कविता के आधार पर बताइए कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है? बताइए कैसा हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबंध टूट गया है, ठीक है। चलिए आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि तोड़ो किस प्रकार की कविता है? तो तोड़ो जो है वो उद्बोधन पूरक, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। और जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो व्रत लेता है तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन 4, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आजीवन अविवाहित रहने का। वो एक वचन लेता है कि हम आजीवन अविवाहित रहेंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कवि के ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया है? तो कवि जो अपनी पुत्री का तर्पण जो किया है वो किस प्रकार किया है? अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित कर। चलिए गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो गीत गाने दो कविता में कवि संदेश देना चाहता है कि निराश में आस का संचार करना चाहिए, है ना। 28 देखिए 28 में भी दिया हुआ है गद्यांश, इस गद्यांश को है पढ़ना आपको और देना है जवाब, ठीक, पढ़ लीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सही आंसर देख लेते हैं सिर्फ इसका। प्रस्तुत पंक्ति निम्न लघु निबंध से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका
घड़ी के पुर्जे से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कान ढल, वही है ना, हाँ, कान ढलकाकर का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका कान खोलकर, है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि लेखक ने किसका रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया, तो धर्म का लिया था। किसका लिया था, तो धर्म का दिया था, है ना, धर्म का था। चलिए 31 नंबर देखिए कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक है, तो इस जो गद्यांश था उसके लेखक कौन सा क्या हो जाएगा, तो इनके लेखक जो है वो है पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए आप देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में दिया हुआ कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे थे, ज्ञाता थे, तो फारसी के थे। प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी, तो उसके पुत्र की आयु क्या थी, तो वो था 8 वर्ष, है ना। चलिए ना आगे नाथ ना पीछे पगहा का क्या अर्थ है। देखिए ये भी आपका पहले वाले पिछले सेट में पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जिसके पास कोई जिम्मेदारी ना हो उसी को कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 में दिया हुआ है कि अफ्रो एशिया लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल में निम्न में से कौन नहीं थे, तो कौन नहीं थे, तो वो जो थे रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, ठीक है, ये सभी थे जो 4-3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए आप देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में दिया हुआ है यहाँ पे कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से का क्या अर्थ है, तो आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, इसका है कि वर्तमान भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुभागी किसकी पत्नी थी, तो आपको पता ही है कि पढ़ रहे हैं शुरू से ही, सुभागी भैरव, सी हो जाएगा, भैरव की पत्नी थी, है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तुम खेल में रोते हो, यह किसका कथन था, तो यह जो कथन था वो था घीसू का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हाँ 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूरदास किस अंग से दिव्यांग थे, तो वह क्या था कि दृष्टिहीन था सूरदास, ठीक है ना। सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो सूरदास से संबंधित जो कथन सही नहीं है इसको पढ़िए। तो इसमें से आप सूरदास ने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया, सूरदास में अदम्य जिज्ञासा और संघर्ष का भाव था, और सूरदास एक बेबस एवं लाचार व्यक्ति था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, सूरदास में अदम्य जिज्ञासा और संघर्ष का भाव था, है ना। तो चलिए हम लोग 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन देखें, ठीक है। सेट 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेट 5 देखेंगे जो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सेट 5 आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो हो रहा है लंबा, वीडियो को करते हैं अंत। उससे पहले अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।